जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने इस पॉडकास्ट के लिए याद किया। आप माशाल्लाह से ख़ुद एक बहुत हमाजहत इल्मी और फ़िक्री शख्सियत हैं। आपसे रब्ता रहता है सोशल मीडिया पर भी, और मुझे अंदाज़ा रहता है कि आप एक काफ़ी इल्म और अदब से दिलचस्पी रखने वाली शख्सियत हैं। तो आपकी दावत को इनकार वैसे भी मुमकिन नहीं था, और मुझे यकीन था कि आज की इस गुफ्तगू में आपके साथ मिल बैठने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम सीखेंगे मिलके एक दूसरे से, और मुमकिन है कि हमारे इस सीखने सिखाने के अमल से शायद हमारे और भी बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारा फ़ायदा हो जाए। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, लेकिन इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये है ना कि आपका लफ्ज़ दुनिया से मतलब क्या है, क्योंकि दुनियाएं भी तो बहुत सारी होती हैं ना। एक इंसान के बाहर की दुनिया है, एक इंसान के अंदर की दुनिया है। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि क्या लफ्ज़ दुनिया को बदलते हैं या नहीं बदलते, तो मेरा ज़ाती तौर पर ख़्याल ये है कि लफ्ज़ दुनिया नहीं बदलते, बाहर वाली दुनिया यूं करके नहीं बदलते, लेकिन आपके अंदर की दुनिया को वो ज़रूर तब्दील करते हैं, क्योंकि आपका ज़ाविया तब्दील करते हैं। तो जब इंसान अंदर से तब्दील होता है तो फिर वो बाहर की दुनिया को भी तब्दील करने का मौजब बन जाता है। बिकॉज़ नफ्सियात में एक चीज़ होती है जिसको हम ये कहते हैं कि आपका जो इंसानी दिमाग है वो बाहर की दुनिया का एग्जैक्ट और ट्रू रेप्लिका उसने अंदर बनाना होता है, यानी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब जिस दिमाग की वो जितनी अच्छी रेप्लिकेशन होगी बाहर की दुनिया की अंदर की दुनिया के साथ, उतना वो शख्स हम कहते हैं हार्मनी में है, पीस में है, कंटेंटमेंट के साथ है। तो दोनों दुनियाओं का आपस में मवाफिक होना, दोनों के बारे में कॉन्सेप्ट एक जैसा होना, ये बुनियाद है किसी भी पीसफुल माइंड की। तो जो लफ्ज़ है जब वो आपकी अंदर की दुनिया को तब्दील करता है, जब आपके ज़ाविये को तब्दील करता है, तो फिर बाहर की दुनिया भी तब्दील हो जाती है। बहुत कोई एक मुनासिब जुमला, कोई एक मुनासिब तशरीह जब वो मुमकिन है कि किसी इंसान के ज़ख्म को ज़ुबान दे देती है, वो उसके बरसों के ज़ख्म को ज़ुबान दे देती है। और बतौर शायर मैं ये जानता हूँ कि लफ्ज़ जो हैं वो सिर्फ़ बयान नहीं होते, लफ्ज़ बयान से आगे का एक बयानिया भी होते हैं, और किसी भी तब्दीली की बुनियाद भी होते हैं, और लफ्ज़ अपने आप में एक बेदारी भी होते हैं। खैर, इसके बारे में दो बातें हैं। एक तो ये कि मैं हमेशा से, महबूब ख़ज़ां साहब का शेर है कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें शायरी के हिसाब से भी मैं इस बात का कायल हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी बुनियाद में, आपके जीन्स में, आपकी जैसी आपकी तख्लीक हुई है उसके बीच में इसके बहुत सारा रॉ मटेरियल ऑलरेडी मौजूद होता है। और फिर उसके बाद भी कोई एक लम्हा और कोई एक वाक़या नहीं होता जो आपको शायर बना देता है। ये बहुत सारे अनकहे लम्हों की गूंज होती है जो एक वक्त में आपस में मिलती है, और उसका सुर ताल इकट्ठा होता है और आप शायर बन जाते हैं। जहाँ तक मेरी ज़ात के हिसाब से इस सवाल का ताल्लुक़ है, तो मेरा ये ख़्याल है कि जब मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि हर इमोशन जो है उसको एक्सप्रेस कर देने से उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है, और वो जो दरिया है इमोशन का, उसकी रवानी बेहतर हो जाती है, उसकी तुग़यानी कम हो जाती है। तो शायद मैंने पहले इसको एज़ अ मैकेनिज़्म, एज़ अ कैथार्टिक मैकेनिज़्म कहीं शुरू किया। फिर मुझे ये आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हुआ कि बहुत सारे एहसासात ऐसे होते हैं जिनको अपने एहसासात भी ऐसे होते हैं कि जिनको समझना बयान करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो तवज्जो समझने की तरफ चली गई। उसको समझते समझते कब उसका बेहतर से बेहतरीन एक्सप्रेशन जो है वो तरतीब पा गया और एक शायर की सूरत इख्तियार कर गया, एक वजूद, एक इंसान, एक दिमाग, एक दिल। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ हुआ। किसी एक लम्हे को, किसी एक बात को, किसी एक वाक़े को, किसी एक नज़रिए को कोट करना बहरहाल मुश्किल होगा। जी, दर्द इंसानी हयात का एक बहुत बुनियादी और बहुत अहम तजुर्बा है। ज़रूरी है
और आपकी बुनियाद, आपकी तख्लीक की बुनियाद जो है वो बिल्कुल दर्द के साथ मौजूद होती है। लेकिन दर्द बज़ाते ख़ुद आपसे कोई अजीम तख्लीकी अदब यूँ करके तैयार नहीं करा रहा होता। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि वो इसी दर्द की आग में जल कर राख हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इसी आग से रोशनी पैदा कर लेते हैं। दर्द दरअसल आपको शायर नहीं बनाता, दर्द आपको गहराई अता करता है, और वो जो गहराई अता की उसने, वो आपको हकीकत के करीब तर ले जाती है। तो मैं ज़ाती तौर पर तो अदब उसी को कहता हूँ जो हकीकत के जितना करीब तर हो, उसका बयानिया, उसका बयान। और मेरा ख्याल ये है कि पीस इज़ द रियल सक्सेस। तो सुकून कामयाबी का दूसरा नाम। हाँ, मेरा ख्याल है मैंने इस बात का जवाब पहले भी दिया कि हर सच्चा लिखने वाला तो ज़ाहिर है कि जंग में होगा। वो अपने मफादात की जंग, अपने मफादात के ख़िलाफ़ भी जा रहा है, अपने तज़ादात के ख़िलाफ़ भी जा रहा है, बाज़ औक़ात अपने अना के ख़िलाफ़ भी जा रहा है, स्टेटस को के ख़िलाफ़ जा रहा है ना। तो वो स्टेटस को बाहर वाला है तो उसके ख़िलाफ़ जा रहा है, तो भी एक जंग की हालत में। और वो स्टेटस को उसके अंदर वाला है जो उसके अंदर बहुत सारा, मेरा एक शेर है कि तमाम उम्र मेरी सोच उसमें उलझी रही, मैं जिस फरेब में डाला गया था बचपन में, या उसी से आज मेरा इख्तलाफ रहता है, मैं जिसकी तर्ज पे ढाला गया था बचपन में। तो ये एक मुसलसल की जंग है ना, जो अंदर की जंग चल रही है, बहुत सारे नज़रियात के साथ, बहुत सारे अकायद के साथ, बहुत सारे रसूम व रवाज के साथ, बहुत सारे वैल्यू सिस्टम्स के साथ, जो अंदर भी मौजूद है। तो कोई भी लिखने वाला, कोई भी सच लिखने वाला मुसलसल एक जंग की हालत में होता है। इसीलिए कभी वो थक भी जाता है, इसीलिए कभी उसको रेस्ट भी चाहिए होती है, इसीलिए उसको रेस्पाइट भी चाहिए होती है। और मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो एक चीज़ है जिसको हम राइटर्स ब्लॉक कह रहे होते हैं, वो राइटर्स ब्लॉक भी दरअसल जंग के बीच का एक वक्फ़ा होता है, जब मुसलसल लड़ने वाला जो है वो थकन का शिकार हो जाता है, और उसको एक ब्रेक चाहिए होती है, जब वो ताज़ा दम होकर दोबारा से जहाँ उसने हथियार, जो उसका हथियार था, जो कलम का हथियार था, यहाँ उतार के रखा था, उसको उठा के वापस पकड़ लिया। ये मेरा ख्याल है, मैं कहूँगा द वर्ल्ड इन बिटवीन और द ब्रिज, ये नाम देना चाहूँगा मैं, उन्वान ये देना चाहूँगा द वर्ल्ड इन बिटवीन, बिकॉज साइंस है और अदब है। मैं इनको, ये दोनों दूसरे कॉम्पीट नहीं कर रहे होते। मैं साइंस की दुनिया का भी इंसान हूँ, अदब की दुनिया का भी इंसान हूँ। मैं इनके कंपटीशन में नहीं जा रहा होता। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे होते हैं। आई एम समवेयर इन द मिडल। तो आई एम लिविंग अ लाइफ विच कैन वेरी इजीली बी कॉल्ड द वर्ल्ड इन बिटवीन। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत दिलचस्प और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस थे। मुझे भी इन्होंने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया, और बहुत सारे ऐसे सवाल थे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सवाल के हिसाब से जिक्र किया था। तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल बराह रास्त इतने ज़बरदस्त थे, और अदब था, ऐसा अदब था कि जिसने मुझे सोचने पर भी मजबूर किया, जिसने मुझे रिफ़्लेक्ट करने पर भी मजबूर किया। और मुझे यकीन है कि इस गुफ्तगू के बाद मैं भी अपने आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी तब्दीली को महसूस ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। अहम सवाल है। मेरा ख्याल है कि आज का इंसान जो है ना, वो मालूम तो उसको बहुत कुछ है, लेकिन जो मफ़हूम है या उससे वो दूर हुआ है। तो मालूमात उसके पास बहुत हैं, लेकिन इल्म या इफ़हाम और तफ़हीम जो है उसकी कमी हो रही है। उसकी शायद वजह ये है कि जैसे हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना कि कंज्यूमर्स, तो यानी जो भी कोई किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, तो इंसान ख़ुद भी इस वक्त एक कंज्यूमर है। तो जब वो कंज्यूमर है ना, तो वो मालूमात के हिसाब से मालूमात को भी कंज्यूम कर लेता है, उनको एब्जॉर्ब नहीं करता। तो अब किसी चीज़ को कंज्यूम कर लेना और उसको एब्जॉर्ब ना करना, तो फिर वो एक सतही दर्जे पर तो आपको बहुत सारा बज़ाहिर मालूमात होंगी, लेकिन बहुत सारी बातों के मफ़ाहीम समेत ज़िंदगी के वो आपको पूरी तरह से एहसास नहीं हो रहा होगा। जहाँ तक अब जो स्क्रॉलिंग है ना, स्क्रॉलिंग दरअसल क्या है, वो तो एक डिस्ट्रैक्शन है। जबकि जो मुतालिया था या कोई भी इल्म हासिल करना था, वो तो एक इंटेंशनल एक्ट था। वो तो पूरी नीयत के साथ बीच में आने का, पूरी नीयत के साथ उस काम को शुरू करने की बात थी। तो डिस्ट्रैक्शन एक और चीज़ है और इंटेंशनल एक्ट होना एक और चीज़ है।
इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आज का इंसान जब डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है तो आपके सवाल में ये बात बजा लगती है कि वो स्क्रॉलिंग में ज़्यादा है और मालूमात उसके पास ज़्यादा हैं, लेकिन इल्म और इफ़हाम जो है उसकी कमी है। मेरा ख्याल है ये तो सामने की बात है। सच लिखने और जीने में बहुत फ़र्क है और मेरा ख्याल है कि सच लिखना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, होगी मुमकिन है, लेकिन किसी एक लम्हे की हिम्मत का काम है ना जब आपने सच लिखा है। लेकिन सच जीना जो है वो तो एक मुसलसल हिम्मत की बात हो रही है, एक मुसलसल जंग की बात हो रही है। वो जंग आपकी अपने मफादात के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, वो जंग आपकी अपने तज़ादात के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, वो जंग आपकी अपने अना के ख़िलाफ़ भी हो सकती है। और वो जब सच कह रहे हैं आप तो एक स्टेटस को है ना, तो स्टेटस को के ख़िलाफ़ जा रहे हैं आप। वो स्टेटस को जैसे आपसे बाहर एग्जिस्ट करता है ऐसे ही आपके अंदर भी एग्जिस्ट करता है। तो मुसलसल जीना सच को ज़ाहिर है कि वो बहुत मुश्किल बात है। वंस अगेन अगर कोई ऐसी बात है जो मैंने कभी लिखी नहीं और हमेशा महसूस की तो ऐसी यकीनन होगी, लेकिन अगर वो मैं कभी लिख नहीं सका तो वो मैंने शायद तक मैं कह भी नहीं सकता हूँगा उसको। तो मैं किसी ऐसी बात को पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता कि उसको कौन सी ऐसी बात होगी, क्योंकि अगर मैं उस दर्जे तक आ गया होता कि मैं उसको बयान कर सकूं तो फिर मेरे पास अगर बयान के या इजहार का एक उससे भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर तरीका मौजूद हो जहां मैं उसको किसी शेर के रंग में ढाल सकूं या मैं उसको किसी नसर में लिख सकूं, तो फिर तो मैं वैसे कर चुका होता ना। तो अगर मैंने अभी तक नहीं किया, ऐसी कोई चीज़ है जो मैं लिखना चाहता हूँ, महसूस की है, बयान नहीं हो सकी है, तो वो आज भी बयान नहीं हो पाएगी, आपके सवाल के जवाब में भी नहीं हो पाएगी। मेरा ख्याल है कि बयान नहीं हो पाएगी, आपके सवाल के जवाब में भी नहीं हो पाएगी। मेरा ख्याल है कि इन दोनों मोहब्बत को और अना को, इन दोनों को दो ख़ास ज़ावियों में देखना ज़रूरी है। दोनों के लिए दोनों को ना शऊर और तहज़ीब के एंगल से, ज़ाविये से परखना ज़रूरी है। मोहब्बत अगर गैर शऊरी हो तो वो अपना आप जला देती है, अपना आप मिटा देती है, और अना अगर गैर तहज़ीब याफ्ता हो तो वो दूसरे को नुकसान पहुंचा देती है। इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात तब आ जाती है जब आप अना को मोहब्बत समझ लें। ये तो बिल्कुल ही एक और बात हो जाएगी, और ऐसा बहुत कॉमनली मैंने देखा है, इस तजर्बे को मुशाहिदा किया है इसका। मुमकिन है कभी एक्सपीरियंस भी किया हो, लेकिन मुशाहिदा कम अज़ कम ज़रूर किया है कि जब आप अना को ही मोहब्बत समझ लेना शुरू कर देते हैं, मगर इन दोनों में से अगर फिर भी किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा तो जाहिर है कि वो मोहब्बत है कि बहरहाल मोहब्बत आपको सिखाती ज़रूर है, अना ऐसा आपको सीखने के अमल से ही रोक देती है। तो इस मीडिया ने ज़ाहिर है इसके बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं इसके हवाले से। मसलन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि इसने अदब को डेमोक्रेटाइज भी किया ना, तो डेमोक्रेटिक है, हर किसी के पास जो है वो बोलने का इख्तियार आ गया है। हर कोई अपने एहसासात का, अपने ख़यालात का, अपने बयानिए का, अपने नज़रिए का, अपनी फ़िक्र का इजहार कर सकता है। लेकिन उसने उसको जहाँ इतना डेमोक्रेटिक किया है वहीं उसको कहीं डाइल्यूट भी कर दिया है। पहले अदब तख्लीक हो रहा होता था तो ज़्यादा से ज़्यादा, और यही काम अदीब के साथ भी हुआ है, तो अदब तख्लीक होता था, वो बहुत सारी लेयर्स में से गुजर जाने के बाद किसी वक्त पर वो छपता भी था। तख्लीक होने से लेकर उसकी तरसील तक के अमल के बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते थे, बहुत सारी चीज़ें उसी में से गिर जाती थीं, बहुत सारी चीज़ें कभी उस आखिरी तख्लीक के इशाअत के लेवल तक नहीं पहुँची, इशाअत के बाद तरसील के लेवल तक नहीं पहुँची। आज ऐसा नहीं हो रहा है, आज आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो एक्सेसिबिलिटी हमने अचीव की है, कहीं ना कहीं ये हमने बार्टर ट्रेड किया है। ये एक्सेसिबिलिटी जो है हमें कहीं ना कहीं हमने डेप्थ को सेक्रीफाइस किया है। तो अब ज़्यादा तो नज़र आ रहा है, ज़्यादा बोला तो जा रहा है, लेकिन सुना कम जा रहा है। तो आज अदीब, पहले अदीब कहीं दिखाई नहीं देता था, आज अदीब दिखाई तो दे रहा है मगर सुनाई नहीं दे रहा, या उसको सुनने वाला कोई नहीं है। देखने वाले बहुत हैं, सुनने वाले कम हो गए हैं। तो अदब के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो अदब
प्रोड्यूस तो अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है पहले की निस्बत, अवेलेबल भी ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिबल भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर सुपरफिशलिटी आती जा रही है। वो जो एक डेप्थ होती थी उसमें कमी होती चली जा रही है। हाँ, मेरा तो अपना एक शेर है कि रहा है पहले की निस्बत, अवेलेबल भी ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिबल भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर सुपरफिशलिटी आती जा रही है। वो जो एक डेप्थ होती थी उसमें कमी होती चली जा रही है। हाँ, मेरा तो अपना एक शेर है कि हकीकत गर्द मैं पहला नहीं हूँ, इसी चक्कर में मंटो भी पड़ा था। फिर मैंने किसी और जगह पर कहा हुआ है कि दुनिया में एक शख्स तो ऐसा हमारा हो, पूछे जो हमसे हाल तो हम सच बता सकें। तो ये जो सच की बात है, हकीकत की बात है, मैं कम से कम हमेशा से ये समझता रहा हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है आज तक, अदब के हिसाब से जो कुछ कहा है, वो हमेशा हकीकत हुई है और या हकीकत के करीब तर हुआ है। वो या किसी तजर्बे से निकला है या किसी मुशाहिदे से निकला है। अगर वो खुद बीती नहीं है तो जुग बीती ज़रूर होगी, या मेरे सामने का एहसास होगा। वो एहसास वाक़या बरह रास्त मेरे साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं उसको बसर ज़रूर किया है। और जहाँ तक तख़य्युल का ताल्लुक़ है तो तख़य्युल आप यूँ समझ लीजिए कि मैं वो हकीकत को सॉफ़न करने के लिए तख़य्युल का सहारा ले लेता हूँ, उसको पैलेटेबल बनाने के लिए तख़य्युल का सहारा ले लेता हूँ, लेकिन तख्लीक जब भी होती है वो हमेशा इट इज़ ग्राउंडेड इन रियलिटी। अब ज़िंदगी जैसी बड़ी चीज़ को एक लफ्ज़ में बयान करना तो काफ़ी मुश्किल होगा। तो मैं आपसे ये रियायत चाहूँगा कि कम से कम 2 लफ्ज़ ज़रूर हो जाने चाहिए। तो वो जो मैं अगर 2 लफ्ज़ों में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ ज़िंदगी को, तो पहली चीज़ है डायनामिज़म। डायनामिज़म ज़िंदगी की वो कैफियत है ना, वो सलाहियत है कि जिसमें है कि एबिलिटी टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप खुद देखिए कि ज़िंदगी अगर किसी वक्त पर रुक जाती है तो फिर तो आप उसको ज़िंदगी नहीं कहते ना। तो मैं अगर डिफ़ाइन करूँगा उसको तो वो ये है कि मुसलसल चलते रहने का अमल है, मुसलसल आगे से आगे जाने का अमल है। अब आप इसके मुख्तलिफ एंगल दे सकते हैं, वो बात लंबी हो जाएगी कि ग्रोथ भी ऐसे ही होती है। तो एक डायनामिज़म का प्रिंसिपल है, मैं उसको ऐसे डिफ़ाइन करूँगा। और दूसरा क्वेस्ट, तलाश, क्योंकि जिस दिन आपकी तलाश रुक जाती है उस दिन भी आप डेड हो जाते हैं। तो है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, या एक बात का एक मानी है, दूसरी परत क्या है, तीसरी लेयर क्या है, किसी तो वो जो एक तलाश है, जो ज़िंदगी जोहद मुसलसल है या एक तलाश है, वो तलाश अपनी भी हो सकती है, वो अपनी ज़ात की भी तलाश हो सकती है, वो तख्लीकार की तलाश भी हो सकती है। तलाश के रास्ते तब्दील हो सकते हैं, तलाश की मंजिल तब्दील हो सकती है, लेकिन तलाश बज़ाते ख़ुद ज़िंदगी का इस्तारा है। ये बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन भी हो सकती है, मिथ भी कह सकते हैं इसको हम। अक्सर हमें इस बात का दिल तब्दील हो सकती है, लेकिन तलाश बज़ाते ख़ुद ज़िंदगी का इस्तारा है। ये बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन भी हो सकती है, मिथ भी कह सकते हैं इसको हम। अक्सर हमें इस बात का तजुर्बा भी करना पड़ता है, कई दफ़ा सवालात भी हो जाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी इस तरह की बातें पूछते रहते हैं कि जी क्या हर शायर अंदर से टूटा हुआ होता है। तो मैं उनको भी यही जवाब देता हूँ कि हर शायर अंदर से टूटा हुआ नहीं होता, लेकिन वो उसने टूटने के प्रोसेस को समझा ज़रूर होता है। तो एम्पैथी के बग़ैर तो शायरी नहीं हो सकती ना। तो एम्पैथी तो किसी भी शायरी की बुनियाद है। उसके अगर वो उस शायरी में एम्पैथी मौजूद नहीं है तो फिर वो लफ्ज़ तो रह जाएंगे, मगर उसको मैं शायरी नहीं कह सकता। तो शायर टूटा हुआ नहीं होता, लेकिन उसने टूटने के प्रोसेस को समझा ज़रूर होता है। मेरा ख्याल है कि वो आज का नौजवान जो है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी कर रहा है, वहीं कहीं ना कहीं वो अपने मीनिंग से भटक रहा है। तो उसके पास ऑप्शंस तो बहुत आ गई हैं मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारने की, और हर चीज़ में उसके पास ऑप्शंस हमसे कहीं गुना ज़्यादा होंगी। ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इसी तरह से वो दूसरों की ज़िंदगी जीने के चक्कर में लगा हुआ है, और दूसरों की तरह की ज़िंदगी जीने में चक्कर में लगा हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी शनाख्त जो है वो दूसरों के जैसा होने में ढूंढ रहा है। मुमकिन है कि उससे वो कोई ना कोई शनाख्त क्यूरेट भी कर लेता है, लेकिन वो आइडेंटिटी तो उसके पास आ जाती है, ऑथेंटिसिटी नहीं आ रही होती।
किसी भी तब्दीली की पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी है सवाल पूछना, सवाल उठाना। तो मेरा ख्याल है कि अदब का मुआशरे के बदलने में बराह रास्त रोल ये है ना कि अदब तो सवाल उठाता है, अदब हुक्म नहीं देता। अदब किसी जगह पर ये नहीं कह रहा होता कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अदब लेकिन आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करता है, सवाल ज़रूर उठाता है कि ऐसा क्यों है, क्या ऐसा ही हो सकता था, क्या इससे हटकर भी कुछ और हो सकता था, क्या इसको इस जहत को देखा जाए तो कैसा लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि चूँकि तब्दीली की पहली सीढ़ी सवाल उठाना है, तो अदब का तो बहुत अहम रोल है मुआशरे की तब्दीली में। और जब आप खुद जो भी मुआशरा वो आईना देखने के काबिल हो जाता है, जो अदब उसको दिखा रहा होता है, तो वो देख लेगा तो वो अपने आप को सजा संवार लेगा। और वो मुआशरा जो अपना वो चेहरा देखना नहीं चाहता, उसके पास क्या ऑप्शन रह जाती है? वो या तो आईने तोड़ देता है, और यानी वहाँ पर अदब जो है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, वो तख्लीक का अमल जो है वो बंद कर दिया जाता है। और अगर बंद ना किया जाए तो उसके ऊपर मट्टी फेंक दी जाती है ताकि वो गदला हो जाए। तो आप ये जितनी भी बहुत सारी बातें हो रही होती हैं कि अदीब ऐसे होते हैं और शायर ऐसे होते हैं और तख्लीकार ऐसे होते हैं, और उनको जो एक नेगेटिव लाइट में प्रेजेंट किया जा रहा होता है, वो जिस मुआशरे में ये भी हो रहा होता है, वो बराह रास्त इस बात का, उनका ये अमल इस बात की अक्कासी कर रहा होता है कि भाई हम अभी आईना देखने के लायक नहीं हैं, अभी हम आईना देखने के बराबर अपने आप को नहीं समझते। तो आप सवाल मत उठाइए। सवाल उठाएंगे आप तो फिर हमें सोचने पर मजबूर करेंगे, सोचने पर मजबूर करेंगे तो तब्दील होने पर मजबूरी होगी। तो वो आप इस नुक्ते के हिसाब से अब आप दुनिया की मुख्तलिफ़ तहज़ीबों को, मुख्तलिफ़ मुल्कों को, मुख्तलिफ़ कौमों को देख लीजिए, जहाँ अदब तख्लीक हो रहा है और भरपूर अदब तख्लीक हो रहा है, जहाँ सवाल उठ रहा है, वहाँ तब्दीली भी हो रही है, वहाँ तहज़ीब भी आ रही है, वहाँ तो तख्लीक, तहज़ीब और तब्दीली, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक प्रोसेस में चल रही होती हैं। इनमें से कोई एक रुक जाएगा, बाकी दोनों भी रुक जाएंगी। तहज़ीब और तब्दीली, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक प्रोसेस में चल रही होती हैं। इनमें से कोई एक रुक जाएगा, बाकी दोनों भी रुक जाएंगी। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद को दुनिया का लकीएस्ट तरीन इंसान समझता हूँ। मेरा ख़्याल ये है कि मैंने आज तक जो चाहा है, जो सोचा है, जो मांगा है, जिस चीज़ की तलब की है, कोई हल्की सी ख्वाहिश भी हुई है, तो बहुत करम है मौला का, मुझे हमेशा से वो मिला है। तो ऐसा कुछ सोचने पर ज़हन में आता तो नहीं कि ऐसा कोई फ़िक्रा या ऐसा कोई जुमला जो मैं चाहता हूँ कि मैंने सुना हो और वो मुझे कभी कहा ना गया हो। मेरा ख़्याल है कि ऐसा मैंने नहीं सुना। लेकिन ये ज़रूर है कि वो जैसे वकफ़ा बिल्लाह ही है कि और अल्लाह काफ़ी है, ऐसे ही एक अल्लाह मियाँ की तरफ से एक बात आ गई। एक दूसरी बात जो हमें एक दूसरे को कहते रहनी चाहिए, और अगर हम वो नहीं कह रहे, कोई किसी ने आपको नहीं कहा, तो ख़ुद को कह देना चाहिए, और वो ये है कि आई एम इनफ एंड आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, एंड बीइंग स्ट्रॉन्ग इनफ इज़ बीइंग गुड इनफ। आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, अपने लिए मैं काफ़ी हूँ। ये अगर कोई और आपको ये नहीं कह रहा कि आप काफ़ी हैं अपने लिए, तो ख़ुद को खुद कह देना चाहिए कि मैं काफ़ी हूँ। ये मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं वो तो हमेशा कहते होते थे कि साइलेंस इज़ अ गॉडली लैंग्वेज, ये तो खुदाई ज़ुबान है, और साइलेंस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये तो मैंने उनसे सीखा था। और बिल्कुल खामोशी की ज़ुबान जो है वो तो सबसे सच्ची ज़ुबान होती है ना। इसलिए भी सच्ची ज़ुबान होती है क्योंकि खामोशी में झूठ का तो कोई इम्कान ही नहीं है, तो वो तो बिल्कुल प्योर बात होगी। मैंने खामोशी की ज़ुबान से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने उससे खामोशी से ये सीखा है कि हर बात कहनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन हर बात समझनी ज़रूरी होती है। मैंने खामोशी की ज़ुबान से ये भी सीखा है कि हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता, और ये भी सीखा है कि हर बात को एक्सप्लेन भी नहीं करना होता। जब आप खामोश होते हैं और ख़ामोशी की ज़ुबान सुनते हैं, तो फिर उसके अंदर आपको दूसरों की आवाज़ें भी भरना शुरू हो जाती हैं। उसी खामोशी के बर्तन के अंदर दूसरों की आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। दूसरों की आवाज़ें आती हैं तो आप उसको समझ लेते हैं तो उससे आपकी अपनी ज़ुबान भी बहुत बेहतर हो जाती है। नहीं, ये जो ऑप्शंस आपने दिए हैं ना, ये आपस में मिलती नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए नाम है या पैसा है और सुकून है। तो नाम पैसा तो बाहर के मीट्रिक्स है ना, और सुकून अंदर का मीट्रिक है।
तो बाहर वाली चीज़ें तो तब्दील भी होती रहती हैं। मेरा ये ख्याल है कि इन तीनों में से तो कुछ चुनने का कोई मुश्किल काम है ही नहीं, वो सादा सी बात है, वो सुकून है। अगर आपको रात को सोते वक्त अपने आप को सोने के लिए कायल ना करना पड़े तो ये सुकून की डेफिनेशन है। और मेरा ख्याल ये है कि पीस इज़ द रियल सक्सेस। तो सुकून कामयाबी का दूसरा नाम। हाँ, मेरा ख्याल है मैंने इस बात का जवाब पहले भी दिया कि हर सच्चा लिखने वाला तो ज़ाहिर है कि जंग में होगा। वो अपने मफादात की जंग, अपने मफादात के ख़िलाफ़ भी जा रहा है, अपने तज़ादात के ख़िलाफ़ भी जा रहा है, बाज़ औक़ात अपने अना के ख़िलाफ़ भी जा रहा है, स्टेटस को के ख़िलाफ़ जा रहा है ना। तो वो स्टेटस को बाहर वाला है, दिल तब्दील हो सकती है, लेकिन तलाश बज़ाते ख़ुद ज़िंदगी का इस्तारा है। ये बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन भी हो सकती है, मिथ भी कह सकते हैं इसको हम। अक्सर हमें इस बात का तजुर्बा भी करना पड़ता है, कई दफ़ा सवालात भी हो जाते हैं मेरे से। मेरे स्टूडेंट्स भी इस तरह की बातें पूछते रहते हैं कि जी क्या हर शायर अंदर से टूटा हुआ होता है। तो मैं उनको भी यही जवाब देता हूँ कि हर शायर अंदर से टूटा हुआ नहीं होता, लेकिन वो उसने टूटने के प्रोसेस को समझा ज़रूर होता है। तो एम्पैथी के बग़ैर तो शायरी नहीं हो सकती ना। तो एम्पैथी तो किसी भी शायरी की बुनियाद है। उसके अगर वो उस शायरी में एम्पैथी मौजूद नहीं है तो फिर वो लफ्ज़ तो रह जाएंगे, मगर उसको मैं शायरी नहीं कह सकता। तो शायर टूटा हुआ नहीं होता, लेकिन उसने टूटने के प्रोसेस को समझा ज़रूर होता है। मेरा ख्याल है कि वो आज का नौजवान जो है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी कर रहा है, वहीं कहीं ना कहीं वो अपने मीनिंग से भटक रहा है। तो उसके पास ऑप्शंस तो बहुत आ गई हैं मुख्तलिफ़ ज़िंदगी गुजारने की, और हर चीज़ में उसके पास ऑप्शंस हमसे कहीं गुना ज़्यादा होंगी। ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इसी तरह से वो दूसरों की ज़िंदगी जीने के चक्कर में लगा हुआ है, और दूसरों की तरह की ज़िंदगी जीने में चक्कर में लगा हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी शनाख्त जो है वो दूसरों के जैसा होने में ढूंढ रहा है। मुमकिन है कि उससे वो कोई ना कोई शनाख्त क्यूरेट भी कर लेता है, लेकिन वो आइडेंटिटी तो उसके पास आ जाती है, ऑथेंटिसिटी नहीं आ रही होती। किसी भी तब्दीली की पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी है सवाल पूछना, सवाल उठाना। तो मेरा ख्याल है कि अदब का मुआशरे के बदलने में बराह रास्त रोल ये है ना कि अदब तो सवाल उठाता है, अदब हुक्म नहीं देता। अदब किसी जगह पर ये नहीं कह रहा होता कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अदब लेकिन आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करता है, सवाल ज़रूर उठाता है कि ऐसा क्यों है, क्या ऐसा ही हो सकता था, क्या इससे हटकर भी कुछ और हो सकता था, क्या इसको इस जहत को देखा जाए तो कैसा लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि चूँकि तब्दीली की पहली सीढ़ी सवाल उठाना है, तो अदब का तो बहुत अहम रोल है मुआशरे की तब्दीली में। और जब आप खुद जो भी मुआशरा वो आईना देखने के काबिल हो जाता है, जो अदब उसको दिखा रहा होता है, तो वो देख लेगा, तो वो अपने आप को सजा संवार लेगा। और वो मुआशरा जो अपना वो चेहरा देखना नहीं चाहता, उसके पास क्या ऑप्शन रह जाती है? वो या तो आईने तोड़ देता है, और यानी वहाँ पर अदब जो है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, वो तख्लीक का अमल जो है वो बंद कर दिया जाता है। और अगर बंद ना किया जाए तो उसके ऊपर मट्टी फेंक दी जाती है ताकि वो गदला हो जाए। तो आप ये जितनी भी बहुत सारी बातें हो रही होती हैं कि अदीब ऐसे होते हैं और शायर ऐसे होते हैं और तख्लीकार ऐसे होते हैं, और उनको जो एक नेगेटिव लाइट में प्रेजेंट किया जा रहा होता है, वो जिस माशरे में ये भी हो रहा होता है, वो बराह रास्त इस बात का, उनका ये अमल इस बात की अक्कासी कर रहा होता है कि भाई हम अभी आईना देखने के लायक नहीं हैं, अभी हम आईना देखने के बराबर अपने आप को नहीं समझते। तो आप सवाल मत उठाइए। सवाल उठाएंगे आप तो फिर हमें सोचने पर मजबूर करेंगे, सोचने पर मजबूर करेंगे तो तब्दील होने पर मजबूरी होगी। तो वो आप इस नुक्ते के हिसाब से अब आप दुनिया की मुख्तलिफ़ तहज़ीबों को, मुख्तलिफ़ मुल्कों को, मुख्तलिफ़ कौमों को देख लीजिए, जहाँ अदब तख्लीक हो रहा है और भरपूर अदब तख्लीक हो रहा है, जहाँ सवाल उठ रहा है, वहाँ तब्दीली भी हो रही है, वहाँ तहज़ीब भी आ रही है। वहाँ तो तख्लीक, तहज़ीब और तब्दीली, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक प्रोसेस में चल रही होती हैं। इनमें से कोई एक रुक जाएगा, बाकी दोनों भी रुक जाएंगी।